Okay, so we are solving first question of homework. Okay, तो जब भी कोई नेगेटिव नंबर होगा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले बाइनरी में। पहले आप उसका बाइनरी लिखोगे, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट, कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड कर दोगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा। दैट मीन्स इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा ये। सो इसी तरह से 154 का आप लिखोगे। 154 के लिए सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, this is 8, this is 16, 34, 6, so this will be 64. So 1, 2, 4, 16, 32, 64, 128. And okay, so in this they will not be having 132, it will be having 128 plus 16. Okay, this will be 144, 144 plus 8 plus 2, right? The binary of this will be, am I audible to everyone? जिनको मेरी वॉइस नहीं आ रही इसका मतलब ये है कि वो दोज आर नॉट कनेक्टेड विद ऑडियो। ओके, ऑडियो से कनेक्ट करना है आपको जूम में, अगर आपने पहले यूज किया हो। So the binary of this will be, so the first position is called as 1, right? So this will be then 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, right? So this will be the binary of 154. Then you will find out the ones complement of this. One complement will be 0, 1, 1, 0, 0, right? Then 1, 0, 1. Then you will add 1 to this and you will get the 2's complement. So this will be 0, 1, 1, 0, 0. So 1 plus 1 will be 0 and then 1. यहाँ पर आप ये 0 लिखोगे क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, यू डू नॉट नीड दिस 0. So this will be 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. So is it fine? So for this it will be 0, 1 लिख सकते हो, रिमूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. ओके, उसको रिमूव नहीं करना है, इसको आप लिख सकते हो। इसी तरह से आपको ये भी सॉल्व करने हैं। Someone please message this person with Oppo CPH2325 that आप ऑडियो से कनेक्टेड नहीं हो। ओके, यू हैव टू कनेक्ट विद ऑडियो। रीजॉइन करने के लिए बोल सकते हो चैट बॉक्स में प्लीज। So in this next question, it is saying that convert the decimal number -67 to 8-bit sin 2's complement. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। ओके, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन 8 बिट्स। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहूंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिन करो एक आपको नंबर दिया गया है और आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। लेट अस से आपको कहा गया 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। ओके, 8 का बाइनरी क्या होगा? 8 का बाइनरी होगा 1 ट्रिपल 0, राइट? 8 का बाइनरी होगा 1 ट्रिपल 0। अब आपसे बोला जाए कि इसी नंबर को आप 8 बिट में रिप्रेजेंट करो। 8 बिट का मतलब क्या है? 8 बाइनरी डिजिट्स, राइट? अभी आप ध्यान से देखो तो ये 4 बिट में है, ये नंबर अभी 4 बिट में है। आपको इसी नंबर को 8 बिट में रिप्रेजेंट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करेंगे कि उसमें 0, 0, 0 ऐड कर देंगे, राइट? लेकिन आपको नंबर देखना है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो आपको उस नंबर के सामने 0 ऐड करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये नंबर 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूंगा 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0। ओके, तो ये नंबर अब 8 बिट में हो गया। ओके, द डेसिमल ऑफ दिस नंबर विल बी 8। अब अगर मैं लिखूं, लेट अस से इफ आई आस्क यू, आई हैव अ नंबर
दैट इज -8, मुझे इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, राइट। बाइनरी क्या लिखोगे? द बाइनरी ऑफ 8 विल बी 1000, राइट। नाउ बिकॉज दिस इज ए नेगेटिव नंबर, आप इसमें 000 ऐड नहीं करोगे, आप इसमें क्या ऐड करोगे? आप इसमें 1 ऐड करोगे। ओके, इसमें 4 वंस ऐड करोगे। अगर निगेटिव नंबर है तो स्टार्टिंग में आप क्या ऐड करोगे? वंस ऐड करोगे। और अगर पॉजिटिव नंबर है तो आप जीरोस ऐड करोगे, राइट। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको 8 लेट से 8 बिट्स में लिखना है, इसमें लिखना है तो आप 16 वंस ऐड कर दोगे उससे पहले, क्योंकि मतलब सिंपल सी बात है। मैंने आपसे कहा लेटर से कोई भी डेसिमल नंबर है 8, इसको 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करते हो? 8 को अगर मुझे अभी ये एक डिजिट में है, राइट, एक डिजिट में है, अगर आपको उसको 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करना है तो आप बस इसके सामने 0 0 लगा दोगे। तो डेसिमल में तो बहुत सिंपल है, डेसिमल नंबर सिस्टम में बात सिंपल है, लेकिन बाइनरी में इतनी सिंपल नहीं है। बाइनरी में थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। अगर आपको -8 को 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है तो आपको उसके सामने वंस ऐड करने होंगे। वो आप कैसे करोगे? पर लेट से आई नीड टू रिप्रेजेंट -8 इंटू 8 बिट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, मुझे 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल फाइंड आउट द बाइनरी ऑफ 8 एंड द बाइनरी ऑफ 8 विल बी 1000, राइट। अब मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूंगा विच विल बी the ones complement of this number will be 0 1 1 1, right. Then I will add 1 to this number which will become 2's complement. 1 plus 1 is 0, 1 plus 1 is 0, 1 plus 1 is 0 and 1. आफ्टर दैट, बिकॉज अभी ये 4 बिट में है और मुझे 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, लेट अस से आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इन 8 बिट्स। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड 4 वंस इन फ्रंट ऑफ दिस नंबर, राइट। नाउ यू विल सी, अगर मैं इसको वापस से कन्वर्ट करूँ डेसिमल नंबर में तो इसको मुझे फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना होगा, राइट, क्योंकि ये नंबर निगेटिव है। तो मुझे वापस इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा टू फाइंड आउट द ओरिजिनल नंबर। ओके, सो दिस विल बिकम वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस विल बी 0 0 0 0 0 1 1। उसके बाद में आप इसमें 1 ऐड करोगे तो बन जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। सो 1 plus 1 is 0, 1 plus 1 is 0, 1 plus 1 is 0 एंड देन 1। तो अब आप देखोगे ध्यान से, ये नंबर के पहले क्या है? 1 है, राइट। MSB इज 1, तो नंबर क्या है? निगेटिव है। और उसका बाइनरी क्या होगा? 1 0 0 का 8, तो नंबर आपके पास में सही आ गया। ओके, अब अगर आप यहाँ पर 0 ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि आपको निगेटिव -8 को रिप्रेजेंट करना है 8 बिट्स में, तो आपने कहा ओके, मैंने लिखा 1000, ये तो बाइनरी हो गया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में आपने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, जो हो गया 0 1 1। फिर आपने इसमें 1 ऐड किया टू कन्वर्ट दिस इनटू टूज कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन गया आपका 1000, राइट। तो क्योंकि आपने बोला कि ओके सर, आपने कहा था कि इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, सिंपली इसके सामने 4 0 ऐड कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा लाइक दिस। तो ये 8 बिट में रिप्रेजेंट हो गया, राइट। ये नंबर 8 बिट में रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, आप इसको मेमोरी में स्टोर कर दोगे, जब वापस इसको आप एक्सेस करने जाओगे, जब आप इसको एक्सेस करने जाओगे तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, तो पहली बात तो क्योंकि मेमोरी के अंदर ये स्टोर है, तो आप पहली बिट देखोगे, ओके पहली बिट तो क्या है? 0 है। आप यहीं पर गलती हो गई। MSB क्या है? 0 है। MSB 0 है तो आप गलती से क्या समझ लोगे कि ये नंबर तो पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव 8 है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो याद रखना, निगेटिव नंबर को जब भी आप रिप्रेजेंट करो, अगर आपसे हायर बिट्स में रिप्रेजेंट करने को बोला गया है, तो अगर निगेटिव नंबर तो आपको वंस ऐड करने हैं, राइट। टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के बाद में आपको वंस ऐड करने हैं, जितने भी आपको ऐड करने की जरूरत है। अगर नंबर लेट से 16 था, तो 16 का बाइनरी क्या होगा? 16 का 100000। ओके, तो सिंपल, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे कहा गया कि इसको आप 8 बिट में रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट दिस इन 8 बिट्स। अभी कितने बिट्स हैं? अभी 5 बिट्स हैं, राइट। 1 2 3 4 5। तो आप बस सिंपली 3 0 ऐड कर दोगे इसके सामने, इसको 8 बिट का नंबर बनाने के लिए, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि -16 को रिप्रेजेंट करो आप 8 बिट्स में, तो आप पहले क्या करोगे? आप इसका बाइनरी लिखोगे। -16 का बाइनरी क्या होगा? सेम 100000। फिर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करोगे विच विल बी
0 1 1 1, ये आपका 1 गया। ओके, उसके बाद आप इसमें 1 ऐड करोगे। 1 ऐड करने के बाद में ये नंबर बन जाएगा आपका 1 0 0 0 0। अब आपको बोला गया कि इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आप अनलाइक पॉजिटिव नंबर आप जीरोज ऐड नहीं करोगे, आप वंस ऐड करोगे। ओके, अब ये नंबर 8 बिट का बन गया है। ओके, आप चाहो तो उसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करके देख सकते हो, -16 आएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। सो आपको बोला गया दैट यू नीड टू रिप्रेजेंट -60 टू 8 बिट साइन टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी। ओके, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि क्योंकि नंबर आपका नेगेटिव नंबर है, तो ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट होगा, राइट। सो योर नंबर इज, द गिवन नंबर इज -67। सो ये निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर तो आप एकदम से समझ जाना कि टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट होगा। ओके, नेगेटिव नंबर को आप हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में मेमोरी में स्टोर करते हो। सो 67 का पहले आप बाइनरी लिखोगे। ओके, द बाइनरी ऑफ 67 विल बी, 67 का बाइनरी होगा 64 प्लस, तो 32 16 8 4 देन 2 एंड 1। तो 64 प्लस 3 67, ये 67 का बाइनरी हो गया, राइट। उसके बाद में आप क्या करोगे, इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करोगे, विच विल बी 0 1 1 1 1 0 0। उसके बाद में आप इसमें 1 ऐड करोगे तो बन जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। सो दिस विल बिकम 0 1 1 1 1 0 1। ओके, अब आपको बोला गया कि इसको आपको 16 बिट में रिप्रेजेंट करना है, नो सॉरी 8 बिट में। तो अभी कितने बिट्स है आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स है। तो आप यहाँ पर 1 ऐड कर दोगे, राइट। तो ये बन जाएगा आपका -67 इन 8 बिट्स। ओके, -67 इन 8 बिट्स। अब आप इसको वापस लेकर कन्वर्ट करना चाहो डेसिमल में, तो आप पहले ही आपको चल क्या बताओ, ओके एमएसबी क्या है, 1 है, तो मतलब ये निगेटिव नंबर है। उसके बाद में इस नंबर को आप कन्वर्ट करो टूज कॉम्प्लीमेंट में, जो कि आएगा। सो इसका आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे, विच विल बी 0 1 0 0 0 0। फिर आप उसमें 1 ऐड करोगे, तो ये बन जाएगा आपका 0 1 0 0 0 0 1 1। तो आप देखो 1 2 प्लस 64, तो ये बन गया आपका 67। तो नंबर है आपका -67, राइट। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। दिस इज सेइंग दैट कन्वर्ट द 16 बिट टू कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर। ओके, ये 16 बिट में एक नंबर दिया हुआ है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 16 बिट का नंबर है, राइट। क्या रिपीट करना है रीता, बताओ। सो रीता, व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको जब भी कोई नंबर दिया हुआ हो, अगर नंबर बाइनरी में दिया हुआ है, ओके लेट अस से आपको कोई भी बाइनरी का एक नंबर दिया हुआ है, तो आपको उसमें क्या देखना है, आपको देखना है कि अगर जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ओके, अगर एमएसबी आपकी 1 है, तो नंबर निगेटिव नंबर है, यानी कि आप उसको टूज कॉम्प्लीमेंट में फाइंड आउट करोगे, उसको आप टूज कॉम्प्लीमेंट करोगे पहले। और अगर कोई नंबर की एमएसबी 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर पॉजिटिव नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है मेरे पास में 01000011, ये नंबर पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो क्या है, 0 है। एमएसबी क्या है, 0 है। तो आपको ये एमएसबी देखनी है, इसको बोलते हैं एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और लेट अस से एक दूसरा नंबर है 101101, ये नंबर निगेटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि इस नंबर की जो पहली एमएसबी बिट है वो क्या है, 1 है। तो एमएसबी अगर 1 है तो नंबर निगेटिव है। और डेसिमल में तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हो, अगर कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, जैसे कि एक नंबर दिया हुआ है 64, तो ये नंबर तो पॉजिटिव है, राइट, साफ दिख रहा है। अगर किसी नंबर के सामने साइन नहीं है तो वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि कोई भी अनसाइंड नंबर तो पॉजिटिव है। तो आपने क्लास 5 6 में पढ़ा होगा। ये नंबर क्या है, निगेटिव नंबर है, राइट। अगर नंबर निगेटिव है तो प्रोसेस क्या रहेगी उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था दैट 67 है, -67 को आपको टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है, राइट। यू नीड टू रिप्रेजेंट दिस इनटू टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना।
तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले 67 का बाइनरी फाइंड आउट करोगे, और आपको ये 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, 8 बिट में, राइट। तो 67 को आप क्या करोगे, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, और 67 का बाइनरी होगा 1000011, है ना, सबको आता होगा बाइनरी में कन्वर्ट करना। उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि वन बन जाएगा जीरो और जीरो बन जाएगी वन, सो दिस विल बिकम जीरो वन 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 जीरो जीरो। फिर आप उसमें वन ऐड करोगे तो बन जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट, सो दिस विल बिकम वन, सो जीरो वन 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 वन, राइट। अब आपको इसको, ये आ गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट 67 का, राइट, ये 67 का टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। बट आपको बोला गया कि आपको इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर देखो कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स है। अब आपको एक बिट और आप लेफ्ट साइड में ही करोगे, राइट, इसी साइड में करोगे। अब वो बिट आप वन ऐड करोगे या फिर जीरो ऐड करोगे, क्योंकि बाइनरी नंबर है तो वन ऐड करोगे या जीरो ऐड करोगे। अब आपको देखना है, अगर नंबर निगेटिव है तो आप यहाँ पर वन ऐड करोगे, अगर नंबर पॉजिटिव होता तो आप क्या ऐड करते, जीरो ऐड करते यहाँ पर। इसी तरह से आपको अब ये नंबर दिया आपको 1 1 0 0 1 0 0 1, 4 टाइम्स 1 1 0 1 0, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मुझे एक चीज़ पहले ही चल गई पता कि नंबर क्या है, निगेटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि इस नंबर के स्टार्टिंग में क्या है, वन है, एमएसबी वन है, तो ये नंबर निगेटिव होगा। तो अब निगेटिव है तो आप पहले क्या करोगे, इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे, राइट। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 1 0, उसके बाद में 1 1 1 0, उसके बाद में 4 टाइम्स जीरोज, क्योंकि ये 4 टाइम्स वंस है, उसके बाद में 0 1 0 1, राइट। फिर आप इसमें वन ऐड कर दोगे तो ये नंबर बन जाएगा आपका 1 + 1 = 0 एंड 1, राइट। बाकी एज इट इज लाइक दिस, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका। ओके, सो अब नाउ ये नंबर नॉर्मल बन गया है, अब ये नंबर बाइनरी बन गया है, राइट। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको अपना नंबर मिल जाएगा। बहुत ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दिस विल बिकम 1 2 4, सो दिस विल बी टू, सो 1 2 4 8 16 32 64 128 256, then 512 1024 2048 4096, then it will be 8192। सो उसके बाद में ये कुछ होगा, उन सबको ऐड करोगे तो आपको डेसिमल नंबर मिल जाएगा। सो गैलेक्सी आप, अच्छा आप ओरिजिनल नाम से नहीं हो। अगर 8 बिट नंबर होगा तो 1 बिट साइन के लिए रिजर्व होती है। वो डिपेंड करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, कि क्या हम बिट रिजर्व रखेंगे साइन के लिए। वो डिपेंड करता है कि लेट मी टेल यू अबाउट दिस। हम इसको, इस चीज़ को पढ़ेंगे वैसे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर। तीन तरीके हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला है साइन मैग्नीट्यूड, दूसरा है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और एक है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और सबसे बेस्ट है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट की। डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर भी जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर भी जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन है। मतलब क्या है कि ये प्लस जीरो को और माइनस जीरो को अलग अलग मानता है, और वंस कॉम्प्लीमेंट भी प्लस जीरो को और माइनस जीरो को अलग अलग मानता है, जैसा कुछ है नहीं एक्चुअली। साइन मैग्नीट्यूड में क्या होगा, एक बिट जो है वो साइन के लिए रिजर्व रहे, राइट। जो आपकी एमएसबी है वो साइन के लिए रिप्रेजेंट, वो एक रिजर्व रहेगी। कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल लेट अस से आपको 16 को रिप्रेजेंट करना है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, तो क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो आपकी जो साइन बिट होगी, ओके, यानी कि जो पहली बिट होगी, जो आपकी एमएसबी होगी वो जीरो होगी, फिर आप 16 को रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपका 16 होगा। अगर आपको -16 को रिप्रेजेंट करना है तो -16 में बस आपको साइन बिट जो है वो चेंज हो जाएगी, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ओके, तो जो आप पूछ रहे हो वो है आपकी साइन मैग्नीट्यूड की। सिर्फ साइन मैग्नीट्यूड में जो है पहली बिट रिजर्व्ड है, किसके लिए, साइन के लिए। 256 एंड -256 कंपेयर कर दो, क्या कंपेयर करूँ उसमें। तो अगर आपके पास में 256 है, आपको उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो 256 को लेटर से मुझे 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है, ओके, 8 बिट्स में। तो पहले आप 256 का बाइनरी लिखो। 256 का बाइनरी क्या होगा, 1 0 0 0 0, सो
1 2 4 8 16 32 64 156, ये बाइनरी होगा किसका? 256 का। इसको आप 8 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 256 के लिए आपको 9 बिट चाहिए कम से कम। कम से कम यू रिक्वायर्ड 9 बिट्स। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो, यहाँ पर 9 बिट्स है, राइट। 256 को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 9 बिट्स चाहिए, तो आप इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। 8 बिट की जो रेंज है वो आपकी डिपेंड करता है अगर नंबर अनसाइंड है। ओके, अगर नंबर अनसाइंड है मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, तो 8 बिट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 0 से लेकर 2 के नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। अगर वो साइन नंबर है तो आपको पता है कि साइन नंबर जो है वो हम टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ये हम सी लैंग्वेज से बहुत दूर चले गए हैं, इसके बारे में बात करूंगा डिजिटल लॉजिक डिजाइन में, बट फॉर नाउ बस आपको ये चीज़ जो मैंने आपको बताई अभी, निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी के अंदर। अगर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया इंट ए इक्वल्स टू -8, तो वो मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर होगा? अगर आपने डिक्लेयर किया इंट ए इक्वल्स टू 8, तो मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर होगा, राइट। सो जैसे कि ये क्वेश्चन है गेट का, और यहाँ पर कहा गया है आपको टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले क्या करोगे? आप 15 का बाइनरी लिखोगे, और 4 बिट्स में, राइट, या कितने बिट्स में, बट यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको अपना दिमाग लगाना है। 15 का बाइनरी क्या होगा? 15 का बाइनरी होगा 1111, राइट। ये 15 का बाइनरी है। अब इसको आप वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 0000, राइट। फिर इसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो बन जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट। सो द टूज कॉम्प्लीमेंट विल बी 0001, right? Is this true? So 15 का बाइनरी 1248, 8 + 4 12 + 2 14 + 1 5, 0001। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? why it is not correct? क्योंकि यहाँ पर 1 आएगा, राइट, यहाँ पर 1 आएगा। सो दिस विल बी 10001, क्योंकि ये आप देख रहे हो यहाँ पर नंबर, अगर आप इसको लिखोगे 0001 तो ऐसा लग रहा है कि ये नंबर जो है पॉजिटिव नंबर है, राइट, बट ये निगेटिव नंबर है, तो आप इसमें 1 ऐड करोगे। सो अगर किसी ने यह तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अगर आप ये चीज़ नहीं जानते तो आप ये आंसर कर दोगे, विच विल बी रॉन्ग। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका होमवर्क के अंदर। अज्यूमिंग ऑल नंबर्स आर इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर? ओके, ये आप कर सकते हो। आप क्या करोगे? पहले, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर इस नंबर से डिविजिबल है, और ये नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट में है। तो पहले आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, राइट। टूज कॉम्प्लीमेंट को पहले क्या करोगे? वंस कॉम्प्लीमेंट में करोगे, दैट इज 00 एंड देन 0100। फिर उसमें आप 1 ऐड करोगे तो ये नंबर बन जाएगा आपका 00000101। मतलब ये क्या है कि नंबर 5 है, राइट। इसकी बाइनरी क्या होगी? क्योंकि 101 है तो 101 का डेसिमल होगा 5। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर बाइनरी से रिप्रेजेंट होगा, इस 5 से डिविजिबल है। तो आपको इसी तरह से सारे के सारे नंबर कन्वर्ट करने होंगे बाइनरी में, क्योंकि ये टूज कॉम्प्लीमेंट में है, राइट। आपको नॉर्मल बाइनरी में कन्वर्ट करने होंगे। उसके बाद में हो सकता है ये नंबर कुछ आए, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर आएगा 000100, फिर आप उसमें 1 ऐड करोगे तो 11001, 11001। हाँ, एक चीज आप बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप एकदम से इसको आंसर करने का तरीका क्या है? बहुत ही फास्टली, अगर इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में लास्ट में 1 आ रहा है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर कुछ इस तरह से आया, लेट अस से अगर नंबर आपका ऑड नंबर आ रहा है, ओके, व्हाट आई मीन टू से इज अगर लास्ट में कुछ इस तरह से आया तो आपका नंबर वो 5 से हो सकता है ना हो। बट लेट्स नॉट टेक द रिस्क, आप इन सबको से बाइनरी में फिर फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। मे बी दिस लॉजिक इज नॉट करेक्ट, बट दिस इज 11100111। तो पहला है आपका, so the first one is 11100111। तो आपको देखना है कि नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे वंस कॉम्प्लीमेंट में, उसके बाद में ये नंबर 1101 का मतलब है कि 1248। सो 8 + 4 = 12 + 1 = 13, तो ये नंबर 13 है, यानी कि 5 से डिविजिबल नहीं है। इस तरह से आप सारे सारे के सारे ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, राइट।
नाउ ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि कभी कभी आप क्या करोगे, आप छोटे वेरिएबल को बड़े वेरिएबल के अंदर स्टोर करने की कोशिश करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर। वो कैसे होगा? अगर आपके फॉर एग्जांपल आपको पता है दैट इंटीजर जो है वो क्या लेगा, इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स, है ना, इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेगा। 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स, 2 बिट्स में स्टोर होगा। कोई भी आप नंबर लिखोगे, आप किसी भी इंटीजर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू लिखोगे, वो 32 बिट में रिप्रेजेंट होगा, मेमोरी के अंदर 32 बिट में स्टोर होगा। मतलब कहने का क्या है, लेट से आपने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 5, तो ये नंबर मेमोरी के अंदर 32 बिट में रिप्रेजेंट करा जाएगा, मतलब स्टोर किया जाएगा। इट विल रिक्वायर 4 बाइट्स। तो पहले आप क्या करोगे, कंप्यूटर पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज 101। अब इसके सामने 32 बिट्स ऐड कर देगा। 101 मतलब 3 बिट्स तो पहले से ही है, बाकी बची 29 बिट्स। तो वो 29 बिट्स ऐड कर देगा, लाइक 0 0 0 0 0 8, देन 16 बिट्स, देन 20, राइट, 24, 28 एंड 29। इस तरह से ये 29 बिट्स इसके फ्रंट में स्टोर हो जाएगी। अगर आप स्टोर करें लेटर से इंट ए इक्वल्स टू -5, तो -5 थोड़ा अलग तरीके से होगा। पहले आप 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, 101, फिर इसको 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करोगे, 010, फिर 2s कॉम्प्लीमेंट में विच विल बी 011, और फिर इसके सामने 1s ऐड करोगे क्योंकि ये नंबर निगेटिव है, राइट। मेमोरी के अंदर इस फॉर्म में स्टोर होगा, यहाँ पर 29 1s होंगे, राइट। इस तरह से यहाँ पर 29 1s होंगे, फिर 30, 31, 32। तो मेमोरी के अंदर ये 32 बिट्स में ऐसे स्टोर होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर यही चीज है। ये नंबर है शॉर्ट इंट y इक्वल्स टू -9। आपको पता है कि शॉर्ट इंट जो है वो 16 बिट लेगा, राइट। शॉर्ट इंट टेक्स 2 बाइट्स, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, शॉर्ट इंट टेक्स 2 बाइट ऑफ मेमोरी। अब 2 बाइट का मतलब क्या है, 16 बिट्स, राइट। तो मतलब ये -9 जो है वो 16 बिट में स्टोर होगा। तो -9 बाइनरी फाइंड आउट करोगे विच विल बी 1001, राइट। उसके बाद में इसको आप 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करोगे क्योंकि ये आपका निगेटिव नंबर है, फिर 2s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करोगे विच विल बिकम 0 1 1 1, राइट। अब क्योंकि ये नंबर 4 बिट्स में आपको रिप्रेजेंट करना है 16 बिट्स में, और ये नंबर निगेटिव नंबर है, तो ये नंबर मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर होगा, 1111, इसके सामने आप 12 टाइम्स 1 ऐड करोगे पहले, राइट, क्योंकि आपको 16 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। और जितनी बिट कम है वो क्या रखनी है, वो 0 रखनी है। वो डिपेंड करता है कि नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है। किसी को भी अगर कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो या बिल्कुल भी समझ ना आ रहा हो, प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप करना, मैं बिल्कुल और 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेमोरी के अंदर ये स्टार से स्टोर होगा। अब आपने क्या किया, आपने इसी नंबर को एक इंटीजर में एलोकेट कर दिया। ओके, वाई में जो आपने -9 स्टोर किया था, वो आप आई वाई में स्टोर कर रहे हो। तो यहाँ पर मेमोरी के अंदर वाई के अंदर क्या स्टोर होगा, वाई के अंदर तो स्टोर होगा 1111, फिर उसके बाद में 1111, फिर 1111, 0 1 1 1, राइट। अब आपको इसको इंटीजर में स्टोर करना है। अब आपको आई वाई में स्टोर करना है। आई वाई में क्या कर रहे हो, आप इसी को ट्रांसफर कर रहे हो, राइट। इसी को आप देखो, आप वाई को आई वाई में ट्रांसफर कर रहे हो। तो क्योंकि ये आई वाई जो है वो इंटीजर टाइप है, और इंटीजर क्या लेता है, 4 बाइट्स, राइट। इंटीजर टेक्स 4 बाइट्स मतलब 32 बिट्स, यानी कि आपको 16 बिट के नंबर को 32 बिट में स्टोर करना है। तो 16 बिट तो आपके यहाँ पर चलो स्टोर हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर आपकी 16 बिट्स जो होती वो सारी स्टोर हो गई, 1111 जो भी है ना। अब यहाँ पर 16 बिट्स हैं, उनमें क्या ऐड करोगे आप, क्योंकि नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पर आप 16 1s ऐड करोगे। कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पर 16 1s ऐड कर देगा, राइट। सो दिस वॉज द होमवर्क। I hope you understood all these things. Now we will be starting variable scoping and storage classes. Now in the last class I gave you the little introduction about what is scoping और हम scoping को use क्यों करते हैं, right? So scoping simply हम तब use करते हैं जब भी वेरिएबल यूज कर रहे हो किसी फंक्शन के अंदर और वहां पर वो डिक्लेयर्ड नहीं है, then we will be using scoping. So, sir, I want to ask, if there are two variables a and b, a equal to 1 and b equal to -1, which is greater? Obviously, 1 is greater. A equal to 1 is greater. इसमें तो कोई डाउट ना होना चाहिए। A equal to 1 is greater. 1 is greater than -1, right? Are you guys agree with me? 1 is greater than -1 ना?
ओके, अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो मुझे बताना। जो प्रीति ने पूछा उसे का फॉलो अप, अब मैंने कहा a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -1। ओके, सो इफ आई से इफ a इक्वल टू b, देन प्रिंट बाय, ओके सिंटैक्स पे मत जाना, एल्स pf का मतलब प्रिंट एफ हाय। मुझे बताओ करेगा ये प्रोग्राम। क्विज में रॉन्ग शो कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ और ट्रिक होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होगा। प्रीति ये बात तो बिल्कुल कह सकता हूँ, वो क्वेश्चन ये नहीं होगा कि इन दोनों में बड़ा कौन है, वो कुछ और क्वेश्चन रहा होगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहा होगा। अनसाइंड शॉर्ट इंट y इक्वल टू -9 इजंट इक्वल टू शॉर्ट इंट y इक्वल टू 9, नहीं, वो निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। सो जसप्रीत इज सेइंग आई विल, तो पक्का हाई प्रिंट होगा। तो सबने वही गलती करी जो मुझे पता है कि आप गलती करोगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका साइन जो है वो असाइनमेंट साइन है, ये इक्वल साइन नहीं है, राइट। इक्वालिटी चेक का साइन ये होता है। अगर यहाँ पर होता इफ ए इज इक्वल टू बी, तब हाई प्रिंट होता। इस केस में बाय प्रिंट होगा। यू विल बी सरप्राइज, इसको रन करके देखना क्यों। क्योंकि यहाँ पर आप बी को ए में असाइन कर रहे हो। तो जब आप बी असाइन कर रहे हो तो पहले क्या होगा, पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या बन जाएगा, इफ, अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू है 1, तो ये बन जाएगा इफ 1। और इफ कंडीशन के अंदर आप बस इफ जो है, इफ स्टेटमेंट जो है वो इस चीज में इंटरेस्टेड है कि मेरे अंदर जो चीज है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो 1 का मतलब कंप्यूटर साइंस में ट्रू है। एनी नॉन जीरो वैल्यू, एनी नॉन जीरो वैल्यू इन कंप्यूटर साइंस मीन्स ट्रू। एनी नॉन जीरो वैल्यू मीन्स ट्रू, चाहे वो निगेटिव वैल्यू है चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू, बस जीरो का मतलब फॉल्स है। तो यहाँ पर आपका एक्चुअली बाय प्रिंट होगा। कोई नहीं, इसके बारे में हम इस फाइल्स में पढ़ेंगे, बहुत थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। सो बात करते हैं स्कोपिंग की। तो दो तरह की स्कोपिंग है, एक है आपकी स्टैटिक स्कोपिंग और एक है डायनामिक स्कोपिंग। ओके, इनकी एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, फिर इनके एग्जांपल्स करते हैं। सो रशियन खान राइट, 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। और कंप्यूटर साइंस में सिक्स का मत इस दिस 6 का मतलब भी ट्रू है, 8 का मतलब भी ट्रू है, 10 का मतलब भी ट्रू है, -100 का मतलब भी ट्रू है, राइट। 100 का मतलब भी ट्रू है, -1 का मतलब भी ट्रू है। सो एनी नॉन जीरो मीन्स ट्रू। So why do we use scoping? So let's take a simple example and then I will give you the definition of the scoping. So for example, let us say you have a global variable a which is defined to be 20, and then you are starting the main function, and inside the main function we have a equals to 10, and then we are printing the value of a। Okay, बिफोर बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस, एक जो चीज़ मैं बार बार यूज़ करूँगा उसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। दो चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, वो है आपका डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। ओके, इन दोनों में डिफरेंस है, कई सारे बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। जब आप बोलते हो डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं कुछ यूज़ करने वाला हूँ। डेफिनेशन मतलब मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंट ए, तो ये है डिक्लेरेशन, राइट। मैंने कहा ए इक्वल टू 10, ये है डेफिनेशन। ओके, सो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में डिफरेंस है, ये डेफिनेशन है। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स के केसेस में या फिर फंक्शन के केसेस में, अगर आप कोई भी वेरिएबल या फंक्शन यूज करने वाले हो तो आप पहले उसको डिक्लेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ए वेरिएबल यूज करना है तो आई विल हैव टू डिक्लेयर इट फर्स्ट, देन आई कैन यूज इट।
राइट। इसी तरह से फंक्शंस के बारे में, अगर मुझे अपने सी प्रोग्रामिंग में कोई फंक्शन यूज करना है तो मुझे पहले उसको मेन के बाहर डिक्लेयर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से आई वॉन्ट टू यूज अ फंक्शन फन विच टेक्स लेट से फ्लोट टाइप आर्ग्यूमेंट। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब ये कि इन माई सी, सो आप कंपाइलर को बता रहे हो वट यू आर टेलिंग टू कंपाइलर, आप कंपाइलर को ये बता रहे हो कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन फन यूज करने वाला हूँ, और वो उसका रिटर्न टाइप जो होगा वो इंटीजर होगा, मतलब वो एक इंटीजर वैल्यू आउटपुट करेगा, रिटर्न करेगा, और वो एक फ्लोट वैल्यू एज ए इनपुट लेगा, मतलब एज ए पैरामीटर लेगा। राइट। डेफिनेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन मतलब जब मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा, फंक्शन की वर्किंग लिखूंगा कि फंक्शन काम क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लोट ए, उसके बाद में मैंने इस वेरिएबल को बस सिंपली इंक्रीमेंट किया, और फिर मैंने इसको एक इंटीजर टाइप वेरिएबल में एलोकेट किया, और फिर मैंने बी को रिटर्न किया। ये डेफिनेशन हो गई। राइट, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, मतलब फंक्शन करेगा क्या। ओके, उसका कोड, फंक्शन का कोड। अगर यहाँ पर मैं रिटर्न बी के जगह पर रिटर्न ए कर दूँ तो गलती हो जाएगी। क्या गलती बता सकता है? अगर मैं यहाँ पर रिटर्न बी के जगह पर रिटर्न ए कर दूँ, अगर मैं इसको ए कर दूँ तो क्या गलती हो जाएगी इस फंक्शन के अंदर? कोई मुझे बता सकता है? स्टैटिक टाइपिंग तो बहुत अलग चीज़ है। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी? यहाँ पर आप वैल्यू रिटर्न कर रहे हो ए, और ए का टाइप क्या है? टाइप है फ्लोट। राइट। लेकिन आपने बताया कंपाइलर को कि मैं तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करूंगा, मेरे फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है। राइट, और आप फ्लोट वैल्यू रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एरर आ जाएगा कंपाइल टाइम पे ही। राइट, इफ यू आर डिक्लेयरिंग दैट माई रिटर्न टाइप विल बी इंटीजर, तो यू विल हैव टू रिटर्न इंटीजर ओनली। ओके, नाउ आई होप यू आर क्लियर अबाउट द डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? राइट। तो एक इसका एग्जांपल ये भी मान सकते हो, जब मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट किया कि एक क्लास होगी, ओके, क्लास सी प्रोग्रामिंग पे होगी, और वो क्लास 1.5 आवर्स की होगी। मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया एक क्लास होगी 8:30 बजे सी प्रोग्रामिंग पे, और उसमें हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया डिक्लेरेशन, मैंने डिक्लेयर कर दिया। राइट। डेफिनेशन मतलब अब ये क्लास चल रही है, ये डेफिनेशन है क्लास की, जो मैंने डिक्लेयर किया था आपको, वो उसकी डेफिनेशन ये चल रही है। ओके, काम क्या चल रहा है इस टाइम अभी। फाइन। So let's come back to scoping. So why do we use scoping is that, for example, in this function, you are trying to use a variable and definition of the variable. और definition से पहले declaration होना चाहिए। नो नो निशा, निशा डेफिनेशन तो हर फंक्शन की अलग होगी ना, किसी फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन थोड़ा ही हो सकती है। किसी वेरिएबल की डेफिनेशन हो सकती है फंक्शन के अंदर, किसी किसी फंक्शन की डेफिनेशन तो किसी फंक्शन के अंदर नहीं हो सकती ना। राइट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ फन, एक फंक्शन मैंने स्टार्ट किया डेफिनेशन लिखना, और उसी के अंदर मैंने दूसरा फंक्शन की डेफिनेशन भी लिखना स्टार्ट कर दिया? क्या ऐसा पॉसिबल है? फंक्शन डेफिनेशंस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। या आफ्टर मेन फंक्शन लिख सकते हो, पहले मेन फंक्शन के पहले लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपने सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी फंक्शन, सी प्रोग्रामिंग के लिए अगर आप कोई भी फंक्शन यूज करने वाले हो तो उसको पहले आप डिक्लेयर करोगे मेन के बाहर ग्लोबली। राइट। कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसा कर सकते हो, आपने कहा इंट फन, इंट, ये मैंने फंक्शन की को डिक्लेयर कर दिया। ओके, दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। अब मैं यहाँ पर फंक्शन लिख सकता हूँ, सो लेट्स से इंट फन and it takes something as input, let's say it takes a variable a, उसके बाद में ये इसको इंक्रीमेंट कर रहा है और फिर इसको रिटर्न कर रहा है। तो फंक्शंस की डेफिनेशन जो है वो तो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। इसके बाद आप मेन स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेन के बाद में ही सारे फंक्शन की डेफिनेशन आएगी या फिर मेन से पहले ही आएगी। फंक्शन आप किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर, वो कंपाइलर खुद हैंडल कर लेगा। कंपाइलर जैसे
लिखता जाएगा, वो अपने सिंबल टेबल में उनको स्टोर करता जाएगा। सिंबल टेबल क्या है वो कंपाइलर डिजाइन में पढ़ेंगे हम। तो कंपाइलर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है चीज़। बस कंपाइलर को एक चीज़ चाहिए कि अगर आप कोई भी फंक्शन यूज़ करने वाले हो तो उसको पहले डिक्लेयर करो ग्लोबली, राइट। So in this particular line, so first what will happen is compiler will be from this line, compiler यहाँ से start करेगा। so compiler क्या करेगा, a को एक मेमोरी एलोकेट कर देगा, मेमोरी में मेन मेमोरी के अंदर a स्टोर हो जाएगा कहीं पर, और उसको एक एड्रेस मिल जाएगा, राइट। के अंदर आए, फिर आप इस पर्टिकुलर लाइन पर आए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल यूज किया है, ये वेरिएबल को यूज करना है, राइट। यहाँ पर आप वेरिएबल को यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ए के अंदर कुछ राइट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू राइट सम वैल्यू इनसाइड ए। तो पहले कंपाइलर इस 10 को इस करंट ब्लॉक में सर्च करेगा, क्या इस करंट ब्लॉक में कहीं पर ये डिक्लेयर्ड है, क्या ये पर्टिकुलर वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड है। कैन यू सी द डिक्लेरेशन ऑफ दिस वेरिएबल इनसाइड दिस मेन फंक्शन? आई डोंट थिंक, राइट, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द मेन फंक्शन। सो नाउ स्कोपिंग विल बी यूज्ड। स्कोपिंग मतलब एक तरीका है उस वेरिएबल को सर्च करने का जो करंट ब्लॉक में नहीं है। अब दो तरीके हैं सर्च करने के, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक। ओके, इनको स्टैटिक और डायनामिक क्यों बोल रहे हैं इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी के लिए लेटर आया, राइट, जिसके लिए वो लेटर है वो उस करंट घर में उसका जिस जिस घर में आप हो वहां पर नहीं है, तो वहां पर नहीं है, तो उसको सर्च करने के दो तरीके हैं आपके पास में। आप क्या करो, पहले आप अपने से ऊपर वाले फ्लोर में सर्च करो, फिर उससे ऊपर वाले फ्लोर में सर्च करो, फिर उससे ऊपर वाले फ्लोर में सर्च करो। वहां पर भी नहीं मिला तो आप फिर सबसे ऊपर रूफ पे सर्च करोगे, राइट। रूफ क्या है, वो ग्लोबल वेरिएबल। ओके, ये डायनामिक स्कोपिंग है। स्टैटिक स्कोपिंग क्या बोलती है कि अगर आपको करंट जहां पर आप रह रहे हो, वहां जो बंदा आप सर्च कर रहे हो, अगर वो बंदा वहां पे नहीं मिला तो आप डायरेक्टली रूफ पे सर्च करोगे, राइट। सो दैट्स सो आप स्कोपिंग की आप सब समझे होंगे। स्कोपिंग हम तब यूज करते हैं जब हम कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं और वो वेरिएबल उस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है जहां पर आप यूज कर रहे हो उसको, राइट। आप मेरी बात समझ पाए? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से we have something like this. ओके, अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से, आप क्या यूज कर रहे हो, आप एक वेरिएबल यूज करने की कोशिश कर रहे हो ए, राइट। यहाँ पर आप एक वेरिएबल ए यूज कर रहे हो, बट ये वेरिएबल इस करंट स्कोप के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है। अगर ये वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर्ड होता इंट ए, फिर तो बात बहुत सिंपल सी थी। आप एक वैल्यू यहाँ से यूज करते, लेट से यहाँ पर ए पहले डिक्लेयर्ड है, फिर आपने इसको कुछ इनिशियलाइज भी कर दिया वैल्यू से ए इक्वल टू 1, राइट। तो फिर तो सिंपल सी बात थी कि ए की वैल्यू 1 आप यूज करोगे और ये ए बन जाएगा 6 और यहाँ पर 6 प्रिंट हो जाएगा, राइट। बट इमेजिन दैट ये यहाँ पर डिक्लेयर्ड नहीं है, ये वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो उस केस में अब आप स्कोपिंग यूज करोगे, राइट। सो द फर्स्ट इज स्टैटिक स्कोपिंग। स्टैटिक स्कोपिंग सेज दैट if the variable that you are is not found in the current block, then directly access the global variable, right। तो आप ग्लोबली सर्च करोगे, आप ग्लोबली ए डिक्लेयर्ड है कहीं पर, यस यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, तो यहाँ पर ए जो है वो आपका ग्लोबल ए यूज होगा। इन दैट मीन्स इन केस ऑफ स्टैटिक स्कोपिंग द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी, यहाँ पर ए विल बी 50, सो दिस विल बी 55, सो इन दैट केस 55 विल बी प्रिंटेड, राइट, अगर ए यहाँ पर डिक्लेयर्ड नहीं है। Now, what is dynamic scoping? Dynamic scoping says that, for example, let's say you have int a equals to 20. Okay, then you have a main function, and in the main function, let's say you have int a equals to 30. Okay, then in this you are calling a function fun with the variable a.
ओके, नाउ इन द फंक्शन फन आपने इस वेरिएबल को लेटर से लिया इंट एक्स में। ओके, और यहाँ पर आपने किया x इक्वल टू एक्स प्लस ए, राइट, लाइक दिस। अब यहाँ पर स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग में डिफरेंस समझना। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, तो आपका पहले एक वेरिएबल ए डिक्लेयर होगा और उस पर 20 स्टोर हो जाएगा और वैल्यू विल बी, सो एड्रेस विल बी 1000। तो हर एक वेरिएबल के पास में तीन चीज़ें होंगी, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल का एड्रेस मेमोरी के अंदर, राइट। मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ स्टोर होगी उसका एक एड्रेस होगा। ऑपरेटिंग आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे से समझोगे एड्रेसेस क्या है, मेमोरी क्या है, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। फिर आप मेन फंक्शन पर आओगे, राइट। मेन फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए इक्वल टू 30, तो फिर से वेरिएबल ए अगेन ए विल बी गेटिंग द मेमोरी और उसका भी कुछ अपना एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर, राइट। फिर आपने फंक्शन कॉल किया वैल्यू ए के साथ में, तो ए आपका एक्स पे पास हो जाएगा, ए विल बी कॉपीड टू एक्स, राइट। ए की वैल्यू क्या है 30, सो 30 विल बी कॉपीड इनसाइड एक्स। ओके, तो यहाँ पर आपका ए कॉपी हो जाएगा एक्स के अंदर 30 और इसका कुछ अपना। नाउ यू आर सेइंग एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए। ओके, अब आप पहले एक्स को सर्च करोगे करंट स्कोप के अंदर, तो एक्स तो करंट स्कोप के अंदर है, राइट। एक्स क्या है, लोकल वेरिएबल है फंक्शन फन का, तो एक्स तो आपके पास में अवेलेबल है। लेकिन आपके पास में ए अवेलेबल नहीं है इस करंट ब्लॉक के अंदर, राइट। इस करंट ब्लॉक के अंदर ए कहीं पर भी डिक्लेयर्ड नहीं है। अब आप स्कोपिंग यूज करोगे, पहली स्टैटिक स्कोपिंग। स्टैटिक स्कोपिंग बस सिंपल सी बात बोलती है, अगर वो करंट ब्लॉक के अंदर नहीं मिला, राइट, अगर वेरिएबल करंट ब्लॉक के अंदर नहीं मिला तो डायरेक्टली ग्लोबल एक्सेस करो, तो आप डायरेक्टली ग्लोबल एक्सेस कर लोगे ए को। मीन्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी 30, राइट, ये रही, और ए की वैल्यू यूज होगी 20, तो यहाँ पर एक्स की फाइनल अकॉर्डिंग टू डायनामिक, अकॉर्डिंग टू स्टैटिक स्कोपिंग। ओके, अब मैं अगर डायनामिक स्कोपिंग यूज करता हूँ, डायनामिक स्कोपिंग थोड़ी सी अलग बात बोलती है। डायनामिक स्कोपिंग सेज दैट अगर वेरिएबल करंट ब्लॉक के अंदर नहीं मिला तो आप वहां पर सर्च करो जहां से आप आए हो, यानी कि जिसने आपको कॉल किया है। फंक्शन फन को किसने कॉल किया, फंक्शन फन को कॉल किया है मेन फंक्शन ने, राइट। यहाँ पर फंक्शन को मेन फंक्शन ने कॉल किया है, तो जिसने आपको कॉल किया है वहां पर सर्च करो क्या ए डिक्लेयर्ड है, यस ए है, राइट, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ ए। तो ये वाला ए यूज होगा डायनेमिक स्कोपिंग के केस में। मीन्स अकॉर्डिंग टू डायनेमिक स्कोपिंग द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 30 और यहाँ पर वैल्यू यूज होगी 30, दैट इज 60। तो स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग के केस में आउटपुट्स अलग आ सकते हैं। ओके, ये बात क्लियर है सबको। ओके, अगर ये क्लियर है तो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। सॉरी। दिस इज एक्स, print of x. Okay, you please tell me the output of this program in case of static scoping and dynamic scoping.
ओके, इसका आउटपुट क्या होगा स्टैटिक स्कोपिक के केस में और डायनेमिक स्कोपिक के केस में? इन बोथ केसेस इट विल बी 50। ये कौन से वाले क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का आंसर है? पीजीटी के अकॉर्डिंगली आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में जा रहा हूँ। मैं अभी पहली कुछ क्लासेस में थोड़ा धीरे और थोड़ा डिटेल्स में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आने वाली सी प्रोग्रामिंग की 2-3 क्लासेस में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। राइट, मैं बस आपके बेसिक्स स्ट्रांग करने की कोशिश, बाकी क्वेश्चंस के साथ में मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। बट फॉर नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि ये तो पीजीटी के लिए पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सम इज सेइंग 1080, इतनी इतना डिफरेंस, मतलब आउटपुट में इतना अगर तुक्का मार भी है तो थोड़ा आसपास तो मार लो। 2500, एक का आंसर है 80 ही, फिर एक का है 1000, एक का आंसर है 600। एंजल, अच्छा, पूजा, यस मल्टीप्लिकेशन है, और बलजिंदर जी आपका 20 आंसर है। ओके, 20 into 1000, वेरी गुड। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ स्टैटिक स्कोपिंग। तो आपने स्टार्ट किया पहली लाइन से, राइट? तो वेरिएबल ए डिक्लेयर्ड है विच इज 50, राइट? फिर आप मेन फंक्शन के अंदर गए, आप यहाँ पर गए ए पर। अब यहीं से आपकी स्कोपिंग यूज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आप एक वेरिएबल ए यूज कर रहे हो। देखो यहाँ पर ये यूज करना है, डिक्लेयर करना नहीं है। डिक्लेयर करने जब आप डेटा टाइप के साथ में वेरिएबल को लिख रहे हो, ये क्या है, यहाँ पर आप ए के अंदर 20 वैल्यू राइट कर रहे हो। ध्यान रखना, चाहे आप रीड कर रहे हो या फिर आप राइट कर रहे हो, रीड करने में भी और राइट करने में भी, दोनों में स्कोपिंग यूज होगी। क्योंकि यहाँ पर ए कहीं पर करंट ब्लॉक के अंदर यानी कि मेन फंक्शन के अंदर ए डिक्लेयर्ड नहीं है। वर्ड ध्यान देना, डिक्लेयर्ड नहीं है, राइट? क्योंकि वेरिएबल एक मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है। तो आप क्या करोगे, स्कोपिंग यूज करोगे। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ स्टैटिक स्कोपिंग के अकॉर्डिंगली। तो स्टैटिक अकॉर्डिंगली आप ए ग्लोबल एक्सेस करोगे, ग्लोबल ए एक्सेस करोगे और उसमें वैल्यू 20 डाल दोगे। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू प्रिंट होगी ए की 20, राइट? क्यों? यहाँ पर आप वेरिएबल ए को यूज कर रहे हो लेकिन यहाँ पर डिक्लेयर्ड नहीं है मेन फंक्शन के अंदर। अगर करंट करंट फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है तो डायरेक्टली ग्लोबल एक्सेस करो, और ग्लोबल ए की वैल्यू क्या है, 20। तो यहाँ पर पहले 20 प्रिंट होगा, राइट? उसके बाद में आपने फंक्शन को कॉल किया वैल्यू ए के साथ में, ए की वैल्यू है 20, तो आप यहाँ पर जाओगे, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20, सॉरी। सो 20 विल बी कॉपी टू एक्स, राइट? उसके बाद में आपने कहा ए इक्वल टू 30। अब यहाँ पर ए डिक्लेयर तो नहीं है करंट फंक्शन के अंदर, क्या करंट फंक्शन के अंदर ए डिक्लेयर्ड है?
नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है ए डिक्लेरेशन फंक्शन के अंदर? नहीं है ना। तो स्टैटिक स्कोपिंग यूज कर इसका मतलब क्या करोगे आप? डायरेक्टली ग्लोबल एक्सेस करोगे। तो ग्लोबल ए की वैल्यू आप 20 से कर दोगे 30, क्योंकि आप 30 ए में राइट कर रहे हो। राइट, सो ये वैल्यू बन जाएगी 30। फिर आपने कहा x इक्वल टू एक्स इंटू ए, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 20 है, ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो आप ग्लोबल एक्सेस करोगे। सो दिस विल बी 30। सो 20 इंटू 30 विल बी 600। तो यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट होगी 600। तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिक स्कोपिंग द आंसर विल बी 20 एंड 600। राइट, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट 20 प्रिंट करेगा और ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट 600 प्रिंट करेगा। ओके, अब डायनेमिक स्कोपिंग पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डायनेमिक स्कोपिंग आई सेड दैट ग्लोबल ए 50 है। अंजू जी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ग्लोबल ए 50 था बिल्कुल, लेकिन फिर आपने इसको चेंज भी तो किया। यहाँ पर आपने ए को 20 कर दिया ना, तो यहाँ पर 50 जो है वो 20 हो गया। फिर आपने इस फंक्शन के अंदर फिर से इसको चेंज किया, अब ये 30 हो गया। तो फाइनल वैल्यू यहाँ तक आते आते, इस लाइन तक आते आते ए की वैल्यू 30 हो चुकी है। ध्यान दिया आपने चीज, है ना। अब डायनामिक स्कोपिंग, तो फिर से आप वही चीज स्टार्ट करोगे, है ना। ए की वैल्यू आपकी इनिशियलाइज होगी, ग्लोबल ए है आपके पास में जो कि 50 है। फिर आप मेन फंक्शन के अंदर आपने कहा ए इक्वल टू 20, लेकिन कौन सा ए? इस मेन फंक्शन के अंदर तो कोई ए डिक्लेयर्ड है ही नहीं। तो क्योंकि डायनेमिक स्कोपिंग है, आप क्या कहोगे, ओके अगर यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है तो इसके ऊपर वाले फंक्शन में जाओ। लेकिन मेन के ऊपर तो कोई फंक्शन नहीं होता, मेन तो मेन फंक्शन है, तो आप डायरेक्टली ग्लोबल एक्सेस करोगे। तो ग्लोबल ए विल बिकम 20 नाउ। तो यहाँ पर आपका प्रिंट एफ ए विल बी प्रिंटेड 20, अगेन 20 विल बी प्रिंटेड। फिर आप फंक्शन को कॉल करोगे ए के साथ में, तो यहाँ पर आपका 20 पास हो जाएगा एक्स में, राइट, 20। उसके बाद में आपने कहा ए इक्वल टू 30। अब यहाँ पर चेंज होगा, आपने कहा ए इक्वल टू 30, लेकिन ए तो यहाँ करंट फंक्शन के अंदर है कि फंक्शन फन के अंदर डिक्लेयर ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप डायरेक्टली ग्लोबल पे नहीं जाओगे, क्योंकि ये डायनामिक स्कोपिंग है। आप वहां पर जाओगे जहां से आपको कॉल किया गया है। फंक्शन फन को कहां से कॉल किया गया है? मेन फंक्शन के अंदर। यानी कि अब आप ए का डिक्लेरेशन मेन के अंदर सर्च करोगे, लेकिन ए का डिक्लेरेशन मेन के अंदर भी नहीं है। अगर मेन के अंदर भी नहीं है तो ग्लोबल एक्सेस करो डायरेक्टली, दैट मीन्स बिकम 30। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इमेजिन करो यहाँ पर ये ए इक्वल टू 20 की जगह पर इंट ए इक्वल टू 20 होता। अगर ये इंट ए इक्वल टू 20 होता, मतलब क्या है कि ये डिक्लेरेशन है अब। तो डायनेमिक स्कोपिंग के केस में जब आप यहाँ पर थे, आपने देखा ए यहाँ पर डिक्लेयर्ड नहीं है, राइट। तो आप जाओगे मेन फंक्शन के अंदर, डिक्लेरेशन सर्च करोगे ए का डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये ए इक्वल टू 20 एक्सेस करोगे, राइट, यू विल एक्सेस दिस ए इक्वल टू 20। मतलब यहाँ पर ए जो यूज होगा दैट विल बी 20, यानी इक्वल टू 30 है, ये चेंज होगा इस वाले ए के अंदर जो कि लोकल लोकल वेरिएबल है मेन फंक्शन के अंदर। दिस विल बी चेंज टू 30। ओके, फिर यहाँ पर आप ए की वैल्यू यूज करोगे। फिर इसी तरह सेम चीज करोगे। आपने देखा क्या ए करंट ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड है? नहीं है। तो आप मेन फंक्शन के अंदर जाओ, क्या वहां पर डिक्लेयर्ड है? यस है, और उसकी वैल्यू क्या है? 30 है। तो यहाँ पर 20 इंटू 30 हो जाएगा, राइट। ओ सॉरी, दिस इज नॉट 30, दिस इज 50। नो नो नो, this a, okay, this a is changed na, so this will be 30, right. This a will be 30, we are right, so it will be 600। 20 इंटू 50 इक्वल टू 1000। आप किस केस में बोल रहे हो पूजा? कंफ्यूज हो गई? एक बार फिर से देखो। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से यू हैव अ variable int a equals to 10, right. Then we have a main function. Inside the main function we have variable int a equal to 20. Okay, then we are calling a function fun with the value of a, and inside the function fun we are copying the value of a inside a variable b. Okay,
अब यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल इस वेरिएबल को लेट से हमें यूज, सो लेट से वी आर सेइंग b इक्वल टू 20 और लेट से 30, ओके, एंड देन b इक्वल टू b प्लस a, और फिर आपने b की वैल्यू को प्रिंट किया, प्रिंट एफ b, ओके, आपने b को प्रिंट किया। अब देखो ये ग्लोबल ए है, राइट, तो पहले क्या होगा, एक मेमोरी के अंदर वेरिएबल ए स्टोर हो जाएगा, ए की वैल्यू 10 स्टोर हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर आए, फिर एक और डिक्लेरेशन है, फंक्शन के अंदर है, तो मेन फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल फिर से डिक्लेयर होगा ए, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी 20, ओके। रिमेंबर ये मेन के अंदर ए है और ये ग्लोबल ए है, दोनों में डिफरेंस है, ओके। फिर आपने एक फंक्शन कॉल किया फन ए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या पास होगी बी को, क्विकली बताओ मुझे, ए की वैल्यू क्या पास होगी। आप पहले ए को सर्च करोगे करंट ब्लॉक के अंदर, क्या डिक्लेयर्ड है, यस ए डिक्लेयर्ड है करंट ब्लॉक के अंदर यहाँ पर, तो ए की वैल्यू 20 पास होगी, ओके। अगर ए यहाँ पर डिक्लेयर ना होता तो फिर आपका ये 10 पास होता, राइट। फिर आपने कहा b इक्वल टू 30, तो एक वेरिएबल क्रिएट हुआ फंक्शन फन के अंदर जिसकी वैल्यू है 30, ओके। अब पहले स्टैटिक स्कोपिंग देखते हैं। अब आप इस लाइन पर आए, इस लाइन में क्या है, बी वेरिएबल यूज कर रहे हो और ए वेरिएबल यूज कर रहे हो। आप देखोगे क्या वेरिएबल बी करंट ब्लॉक के अंदर, इसको करंट ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड है, हाँ डिक्लेयर्ड है, ये रहा, राइट, बी इज डिक्लेयर्ड इन द करंट फंक्शन। तो यहाँ पर बी की वैल्यू आप 30, ओके, यहाँ पर आपने बी की वैल्यू उठाई 30, फिर आपने कहा ए, फिर आप ए को सर्च करोगे, क्या ए करंट ब्लॉक के अंदर है, क्या को मुझे बताएगा ए क्या करंट ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है, डिक्लेयर्ड है, ए करंट ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है ना, नहीं है। तो क्योंकि स्टैटिक स्कोपिंग यूज कर रहे हो तो आप कहाँ पर जाओगे, डायरेक्टली ग्लोबल एक्सेस करोगे, क्योंकि आप स्टैटिक स्कोपिंग यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, ग्लोबल ए एक्सेस करोगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी 10, राइट, यू विल एक्सेस ग्लोबल ए, बी की वैल्यू प्रिंट होगी 30 प्लस 10 दैट इज 40। नाउ लुक एट द डायनेमिक स्कोपिंग, हाउ डायनेमिक स्कोपिंग विल वर्क इन दिस केस। तो फिर से स्टार्ट होगा मेन फंक्शन, आप यहां से स्टार्ट करोगे, तो वेरिएबल ए विल बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली, ओके, ए की वैल्यू होगी 10 और ये आपका ग्लोबल ए है। फिर आप मेन फंक्शन के अंदर आए, मेन फंक्शन के अंदर ए फिर से डिक्लेयर किया गया और उसके अंदर वैल्यू है 20, ओके, ये मेन फंक्शन के अंदर है। फिर फंक्शन कॉल किया, ए की वैल्यू से सेम चीज होगी, ए की वैल्यू बी में कॉपी हो जाएगी और बी के अंदर कॉपी हो जाएगा आपका 20, राइट। फिर आपने कहा बी इक्वल टू 30, सो यहाँ पर बी की वैल्यू चेंज हो गई है आपकी 30, राइट, बी की वैल्यू क्या हो गई है, 30 हो गई है अब फिर आपने कहा बी इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। अब यहाँ पर बी की वैल्यू तो आप बहुत ही क्लियर है, बी की वैल्यू तो करंट ब्लॉक के अंदर है, राइट, बी तो करंट ब्लॉक के अंदर करंट फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 30 आएगी फिर से। अब ये डंपिंग है, अब देखो आप, क्योंकि वेरिएबल ए करंट ब्लॉक के अंदर, इस करंट ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो स्कोपिंग यूज होगी, ओके। हम कौन सी स्कोपिंग यूज करें इस बार, डायनेमिक स्कोपिंग। डायनेमिक स्कोपिंग बोलती है अगर करंट ब्लॉक के अंदर यानी कि करंट फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, तो आप वहां पर सर्च करो जहां से आप आए हो, आप कहाँ से आए हो, आप यहाँ से आए हो मेन फंक्शन के अंदर से, तो आप वापस से मेन फंक्शन में जाओगे, ओके। आप मेन फंक्शन के अंदर सर्च करोगे, क्या मेन फंक्शन के अंदर ए डिक्लेयर्ड है, यस है, ओके, ए डिक्लेयर्ड है मेन फंक्शन के अंदर, ये रहा, तो आप ये वाली वैल्यू उठाओगे, दैट इज मीन्स इन केस ऑफ डायनामिक स्कोपिंग द वैल्यू ऑफ बी विल बी प्रिंटेड 50 एंड इन केस ऑफ स्टैटिक स्कोपिंग इट विल बी प्रिंटेड 40। इज दिस क्लियर नाउ, अभी कोई डाउट है किसी को। बस एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो आप मुझे आंसर करोगे ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि आप लोगों को समझ में आ गया। int ab, two variables I am declaring globally, okay, then there is a function fun, and inside the function fun I am saying a equal to 5
and b equal to 10. Okay, then this function ends. Then we have another function, let's call this fun2. Okay, inside this function I am declaring two variables, int ab. Okay, and then I'm calling the function fun inside this function. मैंने फंक्शन फन को कॉल किया. ओके, एंड उसके बाद में मेरा मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने बोला a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2. ओके, और उसके बाद मैंने fun2 को कॉल किया, and then finally I am printing the value of a and b in function. सिंटेक्स पे ज़्यादा मत जाना, मेरा मेनली आपको लॉजिक समझना है. यहाँ पर मैंने %d और ए बी वो सब नहीं लिखा. मैंने सिंपली यहाँ मतलब इस बात समझो इतनी है कि बस मुझे प्रिंट करनी है बी की वैल्यू. आप मुझे स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग के केस में इनके आउटपुट्स बताओ. ओके, स्टैटिक स्कोपिंग में क्या होगा और डायनेमिक स्कोपिंग में क्या होगा. टेक योर टाइम, जस्ट टेल मी द आंसर. अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गया है स्टैटिक स्कोपिंग एंड डायनामिक स्कोपिंग. और ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं भी कर पाए तो ये क्वेश्चन का जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको और भी जो चीज़ अगर डाउट है तो वो क्लियर ही हो जाएगा आराम से. इसमें वेरिएबल की डेफिनेशन ही नहीं है. वेरिएबल की डेफिनेशन है, ध्यान से देखो, दो जगह है डेफिनेशन. ये रही एक डेफिनेशन तो वेरिएबल की, एक ये रही डेफिनेशन, राइट. इनको बोलते हैं डेफिनेशन, इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन. अभी हम स्टोरेज क्लासेस में पढ़ेंगे भी, और ये बात ध्यान रखने वाली भी है, बहुत लॉजिकल बात है. ग्लोबल वेरिएबल्स को अगर वैल्यू ना दी जाए, जैसे कि यहाँ पर मैंने ए और बी को कोई वैल्यू असाइन, ग्लोबल वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है. बलजिंदर सिंह 5 and 10, वेरी गुड, बहुत जल्दी. एक्सीलेंट वर्क. अभी मुझे पता नहीं आंसर सही है गलत है, लेकिन बहुत जल्दी आपने सॉल्व किया है. अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और इसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, राइट. यू नीड स्टेटिक. पूजा एक बार और ढंग से एक बार और ढंग से ट्राई करो. मैंने कहा था वैल्यू आप रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो. वेरिएबल के अंदर वैल्यू राइट कर रहे हो या वेरिएबल की वैल्यू रीड कर रहे हो, दोनों केसेस में देखना है. मतलब मेरा कहना है कि जब भी वेरिएबल को यूज कर रहे हो, यूज आप वेरिएबल को दो ही तरह से करोगे, या तो उसको रीड करोगे, उसके अंदर रीड करोगे, या तो उसके अंदर राइट करोगे या उससे रीड करोगे, राइट. रहे हो ये चीज मिस कर रहे हो कि जब आप वेरिएबल के अंदर राइट कर रहे हो तब भी स्कोपिंग यूज करनी है, राइट. जब वेरिएबल के अंदर वैल्यू राइट कर रहे हो तो भी स्कोपिंग यूज करनी है. डायनेमिक बलजिंदर सिंह 1 and 2, गुड. कल्पना स्टैटिक में 1 और 2. मतलब कल्पना कंप्लीट कोर्स के लेक्चर देख नहीं रहे हो अच्छे से. एंटीनेट के कंप्लीट कोर्स में तो बहुत डिटेल्स में पढ़ाई गई हैं ये चीजें. रहीसन खान, वंदना, ओके. तो जिन लोगों ने आंसर किया स्टैटिक स्कोपिंग 5 10, लाइक वंदना, रहीसन एंड बलजिंदर, एंड डायनेमिक में 1 2, इनके आंसर सही हैं. ओके, लेट्स, जिनके आंसर सही नहीं हुए हैं वो भी प्लीज देखो एक बार कैसे हो रही है ये चीज. सो इनिशियली यू आर डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स ए एंड बी,
तो क्योंकि मैंने कहा कि अगर ग्लोबल वेरिएबल है, राइट, ये वेरिएबल क्या है, ग्लोबल है। मैं ग्लोबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये सब सारे फंक्शंस के बाहर है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, राइट। तो ए की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जीरो, और बी की भी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जीरो, राइट। ए और बी मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब आप फंक्शन फन के अंदर गए, क्या फंक्शन फन के अंदर जाओगे, नहीं, कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। ओके, तो पहले आप मेन फंक्शन पे जाओगे, मेन फंक्शन के अंदर आप गए, आपने कहा ए इक्वल टू टू, लेकिन ए और बी तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है करंट स्कोप के अंदर। ओके, तो अब स्कोपिंग यूज करोगे आप, क्योंकि आप ए और बी को यूज करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये डिक्लेयर्ड नहीं है। अगर ये ए और बी मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं तो फिर तो स्कोपिंग का कोई सवाल ही नहीं है, फिर तो स्कोपिंग यूज ही नहीं करनी है। स्कोपिंग तभी यूज करते हो जब आप कुछ वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, लेकिन वो उस फंक्शन के अंदर जहाँ पर आप यूज कर रहे हो वहां पर डिक्लेयर्ड ही नहीं है, तो स्टैटिक स्कोपिंग यूज करते हैं। स्टैटिक स्कोपिंग बोलती है कि अगर करंट फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है तो आप डायरेक्टली ग्लोबल एक्सेस करो। तो हम ग्लोबल ए में जाएंगे, राइट, ग्लोबल ए में जाएंगे और वैल्यू वन राइट कर देंगे, ई में जाएंगे और वैल्यू टू राइट कर देंगे। वही यहां तक सब कुछ सही है, राइट। उसके बाद में आपने एक फंक्शन कॉल किया फन टू, तो आप फंक्शन की डेफिनेशन पे आ जाओगे। जैसे ही फंक्शन कॉल होगी, प्रोग्राम काउंटर अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सीपीयू यहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। आपने यहाँ पर दो फंक्शन डिक्लेयर किए, इंट ए एंड बी, सॉरी, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, ए एंड बी, राइट। अब ए वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी आपने यहाँ पर फंक्शन टू के अंदर डिक्लेयर किए हैं, लेकिन ये लोकल वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स की अगर आपने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है तो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज वैल्यू मतलब हमें नहीं पता क्या वैल्यू होगी, वो कुछ भी हो सकती है, राइट। इनके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू होंगी क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। इसके बाद में आप इस लाइन पर जाओगे, इसमें आपने एक फंक्शन फन को कॉल किया, तो आप फंक्शन की डेफिनेशन पे जाओगे, राइट। यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपने कहा ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, लेकिन ए एंड बी तो यहाँ पर डिक्लेयर्ड ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, लोकल एक्सेस, ग्लोबल एक्सेस करोगे डायरेक्टली, क्योंकि स्टैटिक स्कोपिंग है। स्टैटिक स्कोपिंग बोलती है कि अगर करंट ब्लॉक के अंदर नहीं है तो डायरेक्टली डायनेमिक ग्लोबल पे, राइट। ये ग्लोबल ए है, ये ग्लोबल बी है। तो ग्लोबल ए के अंदर वैल्यू 5 हो जाएगी, ग्लोबल बी के अंदर वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी कि ग्लोबल ए एंड बी 5 एंड 10 हो चुके हैं अब, राइट। ये फंक्शन कंप्लीट हुआ तो आप वापस से कहाँ पर आओगे, यहाँ पर आओगे। ओके, ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया है, तो अब आप कहाँ पर जाओगे, मेन फंक्शन के अंदर, इस वाली लाइन पर। ओके, क्योंकि ये फंक्शन से आप वापस आ चुके हो, ये फंक्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। इसके अंदर आपने कहा प्रिंट एफ ए बी। अब ए और बी जो है वो करंट ब्लॉक के अंदर तो डिक्लेयर्ड नहीं है, आप ए और बी को प्रिंट करना चाह रहे हो, यानी कि आप ए और बी को यूज कर, लेकिन ए और बी तो करंट ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड ही नहीं है। अगर डिक्लेयर्ड नहीं है यहाँ पर तो आप कहाँ जाओगे, डायरेक्टली ग्लोबल पर, यानी कि ग्लोबल ए और बी प्रिंट हो जाएंगे, दैट इज 5 एंड 10। यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट। ग्लोबल ए एंड बी प्रिंट हो जाएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, कूल। So let's start again with the dynamic scoping. Okay, so this is your fun 2. Okay, तो डायनेमिक स्कोपिंग से देखते हैं, फिर से सेम चीज होगी। पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ग्लोबल ए डिक्लेयर किया आपने विच इज इनिशियली जीरो, ग्लोबल बी डिक्लेयर किया क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है तो इनिशियल वैल्यू जीरो होगी। ओके, ये आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए। फिर आप मेन फंक्शन पे जाओगे, मेन फंक्शन के अंदर आपने कहा ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2। अब ए और बी तो मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, क्योंकि मेन फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन किसी फंक्शन से नहीं आया है, राइट। मेन तो स्टार्टिंग है, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, ग्लोबल ए और बी को एक्सेस करोगे डायरेक्टली, राइट। ग्लोबल ए आपका हो जाएगा 1, राइट, और ये हो जाएगा 2। फिर आपने फन 2 को कॉल किया, आप फन 2 के अंदर गए, फंक्शन 2 के अंदर गए, यहाँ पर आपने कहा इंट ए एंड बी, यहाँ पर दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए, ए एंड बी, राइट। यहाँ पर आपने ए और बी को डिक्लेयर किया, इनके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है, और लोकल वेरिएबल्स की इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होगी। सारे लोकल वेरिएबल्स की इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू नहीं होगी, राइट। ये हम स्टोरेज क्लास में पढ़ेंगे। चार तरह के वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर, ऑटो। तो अगर वेरिएबल सिंपल लाइक लिखा हुआ है इंट ए बी,
तो उसकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज होगी। अगर लिखा हुआ है स्टैटिक इंट ए बी, तो उनकी वैल्यू जीरो होगी इनिशियल। वो स्टोरेज क्लास में पढ़ेंगे हम चीज़ें, बट फॉर नाउ ये ऑटो इंट है, यानी कि नॉर्मल इंटीजर है जिसकी इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होगी। उसके बाद आप फन के अंदर गए, राइट। फन के अंदर आपने कहा 5 b = 10, बट आप ए और बी के अंदर वैल्यू राइट कर रहे हो, लेकिन ए और बी तो करंट ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड ही नहीं है, राइट, फन के अंदर डिक्लेयर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पर स्कोपिंग यूज होगी अब, और हम क्या यूज करें, डायनामिक स्कोपिंग। ओके, इस बार हम डायनामिक स्कोपिंग यूज करेंगे। तो डायनेमिक स्कोपिंग सेज दैट आप ए और बी को वहां पर सर्च करो जहां से आप आए हो। आप कहां से आए हो फन के अंदर? फन के अंदर आप फन टू के अंदर से आए हो, राइट। फन फन को आपने फन टू के अंदर से कॉल किया था। तो आप फन टू के अंदर गए, फन टू के अंदर आपने देखा क्या ए और बी डिक्लेयर्ड है? यस है, ए और बी डिक्लेयर्ड टू के अंदर। तो इन ए और बी की जो वैल्यू है वो हो जाएंगी 5 और 10, राइट। तो ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, फंक्शन फन कंप्लीटेड। आप वापस से आओगे अपने फन टू के अंदर। ओके, ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया क्योंकि आप फंक्शन फन से आ चुके हो। अब आप जाओगे मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पर इस लाइन पर, राइट। यहाँ पर आपने कहा प्रिंट एफ ए एंड बी। अब ए और बी तो करंट ब्लॉक के अंदर, करंट फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे, मेन के बाहर तो कोई और है नहीं, राइट, मेन तो मेन है, तो आप कहाँ पर जाओगे, डायरेक्टली। हमेशा याद रखना मेन के बाद आप डायरेक्टली ग्लोबल पर जाओगे। ग्लोबल ए और बी की वैल्यू क्या है, 1 और 2। तो डायनेमिक स्कोपिंग के केस में वैल्यू आएगी 1 और 2। ओके, सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन लेट मी टेल यू। इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन शायद मैं नहीं दे पाऊँ आपको स्कोपिंग का। जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे, तो मेमोरी के अंदर एक स्टैक बनेगा, राइट, मेमोरी बनेगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई ग्लोबल वेरिएबल्स है। ओके, यहाँ पर आपने ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फिर आपने एक मेन फंक्शन डिक्लेयर किया। ओके, तो जैसे ही आप मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हो, मेमोरी के अंदर आपको कुछ मेमोरी मिलेगी, राइट, इस तरह की। उसमें सबसे पहले होंगे ग्लोबल वेरिएबल्स। यहाँ पर आपके ग्लोबल वेरिएबल्स का एक अलग से सेक्शन होगा जहाँ पर सारे ग्लोबल वेरिएबल स्टोर्ड होंगे। उसके बाद में जैसे आपने मेन फंक्शन स्टार्ट, तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा मेन फंक्शन, राइट। उसके बाद में अगर आप मेन फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन कॉल करते हो, जैसे आपने कॉल किया फन, ओके, तो फन आएगा मेन के ऊपर, लाइक दिस। फिर फंक्शन की आपने डेफिनेशन लिखी, इस फन के अंदर आपने कोई और कॉल किया, लेट अस से गन, ओके, ये आएगा आपका फन के ऊपर। तो जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये डायग्राम बना के देख लेना, तो आपको डायनेमिक स्कोपिंग में आसानी हो जाएगी, राइट। अब आपने डेफिनेशन लिखी और आपने यहाँ पर HUN के नाम से कोई फंक्शन डिक्लेयर कॉल किया, तो यहाँ पर इसके बाद में आएगा HUN, राइट। अब देखना स्टैटिक स्कोपिंग कैसे काम करती है। लेट अस से आप फंक्शन हन के अंदर हो अभी, राइट, यू आर इनसाइड अ फंक्शन हन। ओके, यहाँ पर आप कोई वेरिएबल ए यूज कर रहे हो। पहले आप सर्च करोगे इस वेरिएबल ए को हन के अंदर, राइट। अगर ये वेरिएबल, अब आप अगर स्टैटिक स्कोपिंग, पहले स्टैटिक स्कोपिंग देखते हैं। अगर ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है तो आप डायरेक्टली ग्लोबल एक्सेस करोगे, ये विल डायरेक्टली एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल, राइट। अब अगर डायनामिक स्कोपिंग यूज कर रहे हो, तो पहले आप खुद के अंदर सर्च करोगे क्या ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। अगर नहीं है तो आप जाओगे अपने पेरेंट के पास में, राइट। हन का पेरेंट कौन है, गन। आप यहाँ पर सर्च करोगे क्योंकि हन फंक्शन जो है वो गन के अंदर से कॉल किया गया है, राइट। अगर गन में भी डिक्लेयर्ड नहीं है वेरिएबल तो आप जाओगे फन के अंदर। अगर फन में भी डिक्लेयर्ड नहीं है तो आप जाओगे कहाँ पर, मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पर सर्च करोगे। यहाँ पर भी नहीं तो सबसे लास्ट में आप ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करोगे, राइट। इसीलिए इसको डायनामिक स्कोपिंग बोलते हैं, राइट। इसको डायनेमिक स्कोपिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम रन टाइम में मेमोरी के अंदर सर्च कर रहे हैं, राइट। डायनामिकली जब प्रोग्राम रन कर रहा है तब हम सर्च कर रहे हैं वेरिएबल को कि कहां पर है वो। मेरी बात समझे आप? लेट अस से आपको, आपका छोटा सा बच्चा है, ओके, और आपके घर में 5 फ्लोर है। आपको उस बच्चे को खाना खिलाना है, राइट। जिस
बच्चे को है, पहले आप उस बच्चे को अपने घर में सर्च करोगे। वो बच्चा अगर आपके घर में नहीं मिला, फिर आप दिमाग लगाओगे, यानी कि अब आप स्कोपिंग यूज करोगे। अगर आप स्टेटिक स्कोपिंग यूज कर रहे हो, तो अगर आपको बच्चा अपने घर के अंदर नहीं मिला तो डायरेक्टली आप रूफ पे सर्च करोगे। राइट, सबसे ऊपर जो आपकी रूफ है, वहां पर सर्च करोगे। इन केस ऑफ डायनामिक स्कोपिंग आप क्या करोगे? आप पहले अपने रूम के अंदर, अपने घर के अंदर सर्च करोगे। अगर वहां पर नहीं मिला, तो लेट से आप आपके घर, आपके फ्लोर से ऊपर आपके पेरेंट्स का घर है, आप वहां पर सर्च करोगे। अगर वहां पर नहीं मिला, तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे सर्च करोगे। ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ भी मिला, तो आप उसके ऊपर जो भी फ्लोर, इस पे सर्च करोगे। इस तरह से आप सर्च करते करते जाओगे और लास्ट में आप फ्लोर पे सर्च करोगे, ऊपर सबसे रूफ पे सर्च करोगे। राइट, डायनामिक स्कोपिंग ऐसे काम करती है। समझे आप ये बात? ओके, so the time is over. I think this is all for today. Do you want to study more or should we stop? I want to teach classes for, but time is not allowing today. So for you guys, is it okay if if I keep two classes on weekends, like two classes on Saturday and two classes on Sunday, so that we can finish the C programming this weekend? ओके, आई विल टेल यू द टाइमिंग्स। एक क्लास तो इसी टाइम पे रहेगी जो टाइमिंग है, बट Saturday the class time will change. Okay, some guests are coming here for dinner. So maybe कल की क्लास चेंज, कल की टाइमिंग चेंज हो सकती है। मैं आपको नई टाइमिंग्स बता दूंगा। राइट, थोड़ा जल्दी हो सकती है क्लास, मे बी 6 to 7:30 या फिर 5 to 6:30। ओके, कल की क्लास थोड़ा जल्दी होगी, मतलब रात में थोड़ा सा बिजी हूँ। सो मैं आपके लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ एज ए होमवर्क। प्लीज़ उनको सॉल्व करना। और जो आपका टेस्ट सीरीज, जो आपने टेस्ट किया सी प्रोग्रामिंग का पहला, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कल। और एक टेस्ट और अपलोड होगा जो कि आपका नॉर्मल वेरिएबल्स और स्कोपिंग पे होगा, उसको भी आप ट्राई करना। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग। लेट्स मीट टुमारो। गुड नाइट।